नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी के, तो जो भी कुछ आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है सभी के सभी जो हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि इसमें कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, या किस पार्ट में ज़्यादा और ज़्यादा आपको क्वेश्चन चाहिए, या किस पार्ट में आपको कम क्वेश्चन चाहिए। तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय दिया था। तो यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक बताना है जिसने अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय यहाँ पर दिया गया था। टोलमैन, कर्टलेविन, अल्बर्ट बंडूरा या फिर स्किनर ने। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो माना गया है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो ये जो टोलमैन जो है, इन्हें अव्यक्त अधिगम का जो प्रत्यय है ये इसके प्रतिपादन करता है, ये माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चिन्ह या संकेत अधिगम सिद्धांत ये किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक या प्रकार्यवाद। चिन्ह या संकेत अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, और इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो संज्ञानात्मक प्रकार इसके माने गए हैं। अब ये जो शिक्षण जो है इसके कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी बताए गए हैं, जैसे अभिप्रेरणा रुचि का सिद्धांत, आवृत्ति एवं अभ्यास का सिद्धांत, परिवर्तन, आराम और मनोरंजन का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया था। अल्बर्ट बंडूरा, टोलमैन, कर्टलेविन या फ्रायर ने। और यहाँ पर जो हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए वाला रहेगा। अल्बर्ट बंडूरा जो है, इनके द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये दिया गया था। इसके अलावा और भी कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे संबंधवाद का सिद्धांत ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा। प्रबलन का सिद्धांत हॉल के द्वारा। समीपता का सिद्धांत गुथरी के द्वारा। अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का जो सिद्धांत है ये वर्दिमर, कॉपर, कोलाजॉन के द्वारा दिया गया था। क्षेत्र सिद्धांत है कर्टलेविन का। अधिगम सोपानिकी का संबंध गैनी से है, और सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये अल्बर्ट बंडूरा से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अधिगम का तल रूप ये सिद्धांत दिया गया था। टोलमैन, कर्टलेविन, थॉर्नडाइक या वाटसन के द्वारा। तो अधिगम का तल रूप सिद्धांत, और यह दिया गया था यहाँ पर ऑप्शन बी। ये जो कर्टलेविन जो है इनके द्वारा ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, थॉर्नडाइक। तो ये जो थॉर्नडाइक जो है इन्होंने दिया था प्रभाव का, अभ्यास का, तत्परता का, या ये सभी। तो थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम हैं, जिसमें 3 तो मुख्य और 5 गौण नियम बताए गए थे। तो ये जो 3 जो है ये यहाँ पर मुख्य नियम है। और गौण नियमों की बात करें तो बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अधिगम मनोविज्ञान के जनक वाटसन, थॉर्नडाइक, एबिंगहॉस या फिर स्किनर। तो अधिगम मनोविज्ञान के जो यहाँ पर जनक इनमें माने गए हैं, तो ये ऑप्शन सी वाले हैं। एबिंगहॉस जो इनको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की जो सामग्री है, नॉन साइंस सिलेबस, इनकी रचना की थी। जेम्स विलियमोंट, स्किनर या एबिंगहॉस के द्वारा। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है इनका नाम है एबिंगहॉस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा भौतिक कारक सीखने में बाधक है? तो एक भौतिक कारक है जो यहाँ पर सीखने में एक बाधक है। शुद्ध वायु, उपयुक्त तापक्रम, उपयुक्त धूप या प्रदूषण। तो ये सी आंसर ऑप्शन डी वाला रहेगा, प्रदूषण। अगला क्वेश्चन पर, अन्य व्यक्तियों के जैसे हूबहू व्यवहार निम्नलिखित में से इसे क्या कहा जाता है? तो हूबहू से आप समझ सकते हैं किसी की नकल करना। नकल करना क्या है? तो यहाँ पर ये लिया गया है अनुकरण से। जैसा एक व्यक्ति करता है उसी की सेम नकल, कॉपी दूसरे वाला करना, तो ये होता है उसका अनुकरण करना। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य अंग है, सहायक अंग है, कोई अंग नहीं है या फिर कार्य है? तो यहाँ पर आया है अभिप्रेरणा से। अभिप्रेरणा क्या है? और इसे जो यहाँ पर माना गया है ये सहायक अंग माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्रेरणा का स्रोत यहाँ पर एक नहीं है, चालक, उद्दीपन, प्रेरक या भोजन। तो प्रेरणा का एक स्रोत नहीं है और वो कौन सा है? तो यह है ऑप्शन डी वाला। तो भोजन जो यहाँ पर ये प्रेरक इसमें नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक इनमें से कौन थे? सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या कोहलर। तो उद्दीपक अनुक्रिया ये अपने सिद्धांत याद रखना है और इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, या फिर संबंधवाद का सिद्धांत आप कह सकते हैं, तो ये भी थॉर्नडाइक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, पावलोव, आईपी पावलोव जो है इन्होंने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय प्रत्यावर्तन का या अनुबंधित अनुबंधन का सिद्धांत। तो पावलोव का जो सिद्धांत था वो आपने इसका नाम बताना है यहाँ पर, और यह जो माना गया है ऑप्शन ए वाला यहाँ पर माना गया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। आईपी पावलोव जो है इनके द्वारा ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन आवश्यकताओं को माना है? तो मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता या सम्मान की आवश्यकता। तो मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है ये इनमें से किन्हें माना है? और इनके अनुसार जो मानी गई है ये शारीरिक आवश्यकता जो है इन्हें माना गया है। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने थे? तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा 3 मुख्य नियम थे, जिसमें अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये कथन है यहाँ पर, बीने, डगल्स, वी.एफ. स्किनर, इनमें से कोई सब नहीं। तो अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है, और यह जो मानी गई है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी रहेगा, बी.एफ. स्किनर। नेक्स्ट है, कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो वर्दिमर, कोफा, कोहलर, इनका बताना अपने सोच, अनुक्रिया, अनुकरण या फिर प्रतिनिम्न भूल का सिद्धांत। तो ये जो वर्दिमर, कोफर, कोहलर जो थे इनके द्वारा अंतर्दृष्टि सोच का जो सिद्धांत है वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे यहाँ पर, निम्न में से सीखने के नियमों का प्रतिपादन किन के द्वारा किया गया था? तो सीखने के नियम रोज, थॉर्नडाइक, फ्राइड या फिर कोरेम, कोरोने। तो ये सीखने का नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो ये थॉर्नडाइक जो है इनके द्वारा ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयव में है। ये कारण है कि हम करके सीखते हैं। ये एक यहाँ पर परिभाषा है, कथन है, और ये इनमें से किन का है? और इस प्रकार का जो यहाँ पर कथन माना गया है डॉक्टर मेस जो है इनका माना गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक बालक ने कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? अनुकरण, प्रवृत्ति के द्वारा सीखना, संबंध सहज क्रिया के सिद्धांत, सोच के द्वारा या प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखना।
तो कुत्ता डंडे को देखकर एकदम से भाग जाता है, जैसे ही कुत्ता डंडे को देखेगा और एकदम से भाग जाएगा। तो ये है ऑप्शन बी वाला, संबंध सहज क्रिया के द्वारा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये कथन है यहाँ पर और किनका है? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, E.A. पील या स्किनर। और यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला है। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है और ये परिभाषा स्किनर की है। हेलो क्वेश्चन है, स्किनर के द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का नाम? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत या सक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी वाला, तो सक्रिया अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत। इसका संबंध है स्किनर से, या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, या तो सक्रिया अनुकूलन अनुक्रिया या फिर आ जाए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन रहेगा, सुखदायक प्रभाव सहज संबंध पक्के होते हैं और सुखदायक प्रभाव से कमजोर। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक से कमजोर। अभ्यास का उपयोग, प्रभाव या अनुप्रयोग का नियम। और ये जो सिद्धांत है, ये जो नियम है, ये है ऑप्शन सी वाला। तो इसे प्रभाव का जो नियम है ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दिखाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अगर एग्जाम में ये भी आ जाए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, तो ये थॉर्नडाइक का है। अब थॉर्नडाइक के द्वारा यहाँ पर ये प्रयोग किया गया था बंदर पर, बिल्ली, चूहे या मनुष्य पर। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये शोध हुआ था, ये बिल्ली जो है उसके ऊपर किया गया था, प्रयत्न एवं भूल, जिसमें बिल्ली जो एक बक्से के अंदर बंद की जाती है और उसमें एक बक्से के अंदर जा खाना रखा जाता है। तो जब बिल्ली जब उछल कूद करती है तो उसका जो पैर है, एक बटन जो है उस पर पड़ता है और जिससे बक्से का दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से बिल्ली बार बार प्रयास करती है और एक बार जो समय ऐसे भी आता है जब बिल्ली को पता लग जाता है कि यहाँ पर बटन है, वो उसे दबाती है और वो भोजन को प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने और जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। यह किसका कथन है? जॉनसन, गुड, मैगोच या बर्नार्ड का। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी में रहेगा, गुड जोहन का यहाँ पर ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरण की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? उत्तेजक व अनुक्रिया, जीवन चक्र व लक्ष्य प्राप्ति, जन्मजात मूल प्रवृत्ति या उत्तेजक एवं अर्धचेतन। तो ये जो विलियम मैकडूगल जो है इनके अनुसार, और इनके अनुसार जो मानी गई है ये ऑप्शन रहेगा हमारा सी, जन्मजात मूल प्रवृत्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। तो यह भी यहाँ पर परिभाषा है और किन के द्वारा दी गई थी? मैकडूगल, कर्टलेविन, फ्रॉयड या स्किनर की। तो व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है और ये है ऑप्शन ए में, विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, I.P. पावलोव जो है इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का जो यहाँ पर सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो ये किस सिद्धांत पर किया था? अब यहाँ से भी जो क्वेश्चन बन जाता है, जो I.P. पावलोव है इनका सिद्धांत कौन सा है? क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत या फिर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और इनके द्वारा किसके ऊपर किया गया था? तो कुत्ते के ऊपर। इनके द्वारा जो कुत्ता जो था उसकी जीभ पर एक परख नली लगाई गई थी जिससे वो उनकी लार का जो परीक्षण करते थे। तो कुत्ते के ऊपर जो इन्होंने ये शोध किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किन के द्वारा दिया गया था? डी हैब, डिसेको या फ्रेडरिक हर्जबर्ग या स्किनर ने। तो अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत और इसका जो संबंध है ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास, जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा देने वाले घटकों की जो संख्या है ये कितनी बताई है?
तो जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा देने वाले घटकों की संख्या 2, 4, 7 या फिर 10। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर रहेगा ये ऑप्शन डी वाला है। तो जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा वाले जो घटक जो थे ये बताए थे 10। अब कुछ अभिप्रेरणा के जो घटक भी हैं वो भी अगर एग्जाम में आ जाए। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन और अभिप्रेरक, ये अभिप्रेरणा के समघटक हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार भी हैं जिसमें जन्मजात अभिप्रेरक, स्वाभाविक अभिप्रेरक, कृत्रिम, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, प्राथमिक और द्वितीय अभिप्रेरक। और अगर एग्जाम में संवेगों के प्रकार आ जाए तो ये जो जेपी गिलफोर्ड है इन्होंने संवेगों को 3 भागों में बांटा था, प्राथमिक, द्वितीय और कृत्रिम में। गेट्स के बारे में अगर आ जाए तो इनके द्वारा 5 भागों में से बांटा गया था, क्रोध, भय, प्रेम, दया और कामुकता। रोष का अगर आ जाए तो इन्होंने 3 भागों में बांटा था, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम स्थानांतरण के सामान्य विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मन, स्पीयरमैन, क्रोइमक्रो या थॉर्नडाइक ने? अधिगम स्थानांतरण के सामान्य विशिष्ट तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन, और यह है ऑप्शन बी में, स्पीयरमैन जो है इनके द्वारा एक दिया गया था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से माना गया है? स्किनर, CHZ, स्पीयरमैन या क्लासिकल को? अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक, और यह है यहाँ पर ऑप्शन ए वाले, स्किनर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम स्थानांतरण का मानसिक और समान तत्वों का सिद्धांत CHZ, स्किनर, स्पीयरमैन या थॉर्नडाइक ने? और यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत ये दिया गया था CHZ के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, अभिप्रेरण प्राणी के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दशाएं हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? अभिप्रेरणाएं प्राणी की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दशाएं हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो ये कथन है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, विलियम मैकडूगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर, निम्न में से सीखने के पठार के निराकरण के कौन कौन से उपाय हैं? शिक्षण विधि, विश्राम, प्रेरणा में परिवर्तन या फिर ये सभी? तो सीखने के पठार के निराकरण के लिए, और यहाँ पर माना गया है इन सभी को। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5 प्रकार के? तो सीखने के वक्र, और ये होते हैं ऑप्शन सी में। तो सीखने के वक्र जो है 4 प्रकार के बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये होती है अर्जित, जन्मजात, उपयुक्त, दोनों या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो विलियम मैकडूगल जो उनके अनुसार मूल प्रवृत्तियां, और ये मानी गई है जन्मजात। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र के समघटकों का सही क्रम कौन सा है? प्रोत्साहन, चालन, आवश्यकता, चालन, आवश्यकता, प्रोत्साहन, आवश्यकता, चालन, प्रोत्साहन या आवश्यकता, प्रोत्साहन, चालन? तो अभिप्रेरणा चक्र के समघटकों का सही क्रम, और सही क्रम है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, पहले आवश्यकता, उसके बाद चालन और प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है आत्म अभिव्यक्ति से, रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, आत्ममंथन या फिर सहयोगात्मक कार्यों से? तो बालकों में अधिगम जो संबंधी है उनकी योग्यताओं का विकास, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से। नेक्स्ट है जो प्रेरणा है इसकी मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक है इनमें से कौन है? फ्रायड, स्किनर, नन या मैकडूगल? तो प्रेरणा की जो मूल
प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक, और ये है ऑप्शन डी वाले मैकडूगल। और अगर स्किनर के आ जाए तो प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ये कथन है यहाँ पर स्किनर का, प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? व्यवहार का प्रभाव क्यों घटित होता है, ये इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर प्रेरणा पूछा गया है और प्रेरणा ऑप्शन सी वाला, व्यवहार क्यों घटित होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रेरक कैसा कारक है? आंतरिक है, बाह्य है, शारीरिक है, या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो यहाँ पर प्रेरक किस प्रकार का कारक है, और ये कारक है आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियां, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था, या फिर ये सभी। तो अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं ये सभी, जिसमें जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियां, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था, तो ये सभी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर, जन्मजात प्रेरक एक नहीं है, भूख, प्यास, नींद या आदत। तो ये आदत जो होती है ये यहाँ पर जन्मजात प्रेरक नहीं मानी गई है। इसमें कौन कौन सी आती है जन्मजात अभिप्रेरक में? भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा, यह है जन्मजात अभिप्रेरक। स्वाभाविक अभिप्रेरक आ जाए तो इसमें खेलना, सुख प्राप्त करना। कृत्रिम अभिप्रेरक है पुरस्कार, प्रशंसा, दंड। जैविक अभिप्रेरक है क्रोध, भय और प्रेम। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है रचनात्मकता, जिज्ञासा और पलायन। सामाजिक अभिप्रेरक है प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संग्रह। प्राथमिक अभिप्रेरक में आ जाते हैं भूख, प्यास, यौन क्रियाएं, कष्ट। और द्वितीय प्रेरक में आ जाते हैं प्रतिष्ठा, जिज्ञासा और स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करते हैं तो वह व्यक्तिगत प्रेरणा है, सामाजिक है, मनोदैहिक है, या सकारात्मक प्रेरणा है। तो बालक किसी कार्य को अगर अपनी स्वयं की इच्छा से करेगा, जिसमें उसका स्वयं का अपना मन हो करने का, तो उसे कहा जाता है मनोदैहिक प्रेरणा। तो अब जो हमारे यहाँ पर हिंदी वाला जो भाग है वो आ चुका है, और यहाँ पर हम हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको अब यहाँ पर करेंगे। तो पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया है, शाखा मृग से, यह किसका पर्यायवाची है? हिरण, बंदर, हाथी या चीते का। तो शाखा मृग जो यहाँ पर कहा गया है ये ऑप्शन 2 रहेगा, शाखा मृग। शाखा पर आपने देखा होगा बंदर जो पेड़ पौधे की जो टहनी होती है उस पर घूमते फिरते हैं, तो शाखा मृग इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, वो जो टहनियों पर कूदते फिरते हैं बंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर, नूतन शब्द का विलोम कौन सा है? नूतन का जब हम यहाँ पर विलोम अर्थात उल्टा जो इसका बनाएंगे, जैसे ऊपर नीचे, तो धूप, छाया, तो नूतन का जब हम विलोम बनाएंगे तो ये ऑप्शन ए वाला रहेगा, नूतन, पुरातन, जैसे नया पुराना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा बनेगा? निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, नंगा, और इसका बनेगा ऑप्शन 3 वाला, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी न हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पावन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? पो प्लस अन, पा प्लस वन, पह प्लस आवन, या पौ प्लस अन। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 4 वाला, ये औ जो है, औ को आव हुआ है, जन संधि, ये जो अयादी जो संधि है, अयादी जो संधि है उसमें ये आता है, औ को आव और अन, पावन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, परीक्षा भवन में प्रयुक्त समास द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययभाव या तत्पुरुष समास, और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 वाला। तो परीक्षा के लिए भवन, तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सा एक देशज शब्द है? लीची, प्याज, चाकू या भिंडी। तो देशज शब्द है, और यह ऑप्शन 4 वाला, भिंडी क्या है कि ये देशज शब्द है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम होता है जो संस्कृत के है वैसे लिखे पढ़े जाते हैं, दांत, शरबत, मार्ग या मुहावरा, और यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला, तो यह है मार्ग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
उपसर्ग होता है जो शब्द के शुरू में लगते हैं, और इनमें जो माना गया है ये ऑप्शन 4 वाला परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कृत प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय कौन सा होता है, किसके साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के साथ, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कृत प्रत्यय यहाँ पर बताना है, और इसका है ऑप्शन 4 वाला। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी कहा है, इसमें भी कहा है, का से कृत, का से क्रिया। तो कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर नमक मिर्च लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नमक मिर्च लगाने का मतलब होता है कोई बात जो होती है, छोटी सी बात हो उसे बड़ा चढ़ाकर कहना। तो ये होता है बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वर्तनीगत एक अशुद्ध है, और वो कौन सा है? तो यहाँ पर वर्तनीगत जो अशुद्ध है ये ऑप्शन ए वाला है, औद्योगिक कारण। अगला क्वेश्चन है कौन से विशेष्य संज्ञा पद के आगे संख्यावाचक विशेषण नहीं लगा है? व्यक्ति, जाति, भाव या अगण्य संज्ञा। तो कौन सा विशेष्य है जो संज्ञा पद के आगे संख्यावाचक विशेषण नहीं लग सकता, और किसके आगे नहीं लग सकता? तो ये ऑप्शन 4 वाले के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सोहन ने कागज फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। वाक्य में रेखांकित पदबंध है, संज्ञा, विशेषण, कर्म या क्रिया। तो सोहन ने कागज फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो किस प्रकार का पदबंध है ये? और ये माना गया ऑप्शन 4 वाला। तो क्या है ये? क्रिया पदबंध है। अगला क्वेश्चन है वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? अर्थ, शब्दांश, पद या वाक्यांश। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को और शब्द को कहा गया है पद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हंसे फूल कल या मुस्काई में अलंकार बताना है, कौन सा है? हंसे फूल कल या मुस्काई, उत्प्रेक्षा, मानविकरण, रूपक या श्लेष। और यहाँ पर है मानविकरण। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो यहाँ पर हम जब ये विशेष जो हिंदी है इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, और ये है ऑप्शन ए में, उसने पुस्तक पढ़ी। तो ये है सामान्य भूतकाल का। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया किसमें? जिसमें कर्म नहीं है। अब कर्म किसमें नहीं है? तो ये है ऑप्शन ए वाले में कि गेहूँ पिस रहा है। नेक्स्ट है सामान्य वर्तमान काल का एक उदाहरण है। तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आपने इसमें बताना है, और ये है ऑप्शन डी वाला कि वह कलकत्ता जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं है? अब वो कौन सा है? तो ज्योति रोती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विकारी शब्द है। विकारी मतलब जिसमें विकार हो जाए। एक विकारी होता है और एक होता है अविकारी जिसमें विकार न हो। तो विकार किस किस में होता है? और विकार जो होगा ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इनमें होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अविकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय, और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला। तो ये अव्यय जो होता है किसी भी लिंग, वस्तु, विभक्ति, वचन इनमें नहीं बदलते हैं, तो मतलब इनमें परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वही होते हैं क्रिया विशेषण, और जो संज्ञा, सर्वनाम की बताते हैं वह विशेषण, और जो क्रिया की बताएंगे क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा है? और क्रिया विशेषण है ऑप्शन डी वाला, ये जो धीरे धीरे शब्द यहाँ पर आया है। नेक्स्ट है अव्यय के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6, और अव्यय के जो भेद हैं ये ऑप्शन बी में है। तो अव्यय जो है इसके 4 भेद माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? तो क्रिया विशेषण का क्रिया की विशेषता आप देख सकते हैं किसमें बताई गई है। वह काला कुत्ता है, वाणी सुंदर है, रमेश तेज धावक है। तो क्रिया की जो यहाँ पर इसमें विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन 1 वाला है, क्योंकि वह धीरे धीरे बोलता है। तो क्रिया यहाँ पर क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे वाली। नेक्स्ट है वृहत विशेषण का शुद्ध
उत्तम अवस्था कौन सी है? एक उत्तर अवस्था होती है, एक उत्तम अवस्था। तो यहाँ पर उत्तम अवस्था कौन सी है? और ये है ऑप्शन सी वाली, बृहत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर घनिष्ठ का शुद्ध उत्तर अवस्था कौन सी है? घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर अवस्था, और उत्तर अवस्था में है ऑप्शन सी वाला, घनिष्ठ तर। तो यहाँ पर तर है तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं उत्तर तर घनिष्ठ तर। अगर उत्तम होता तो वो घनिष्ठतम होता। नेक्स्ट है संबंध कारक के चिन्ह कौन कौन से होते हैं? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, आपदान से संबंध का के की। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी वाला ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? आज यथा परंतु लड़का, और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला, लड़का। नेक्स्ट है सभा में 20 लोग थे, तो विशेषण का कौन सा भेद है? समुदाय का है, परिमाण का है, निश्चित है या अनिश्चित का है? तो सभा में 20 लोग थे, मतलब 20 से ज़्यादा लोग थे। यहाँ पर 20 लोग का मतलब ये दिया गया है, तो इसी कारण से ऑप्शन डी वाला है, अनिश्चित संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो क्रिया अभी अभी हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण, संदिग्ध या संदिग्ध भूतकाल। तो जो क्रिया अभी अभी हो रही हो, और इसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, की मतलब ना तो वो खत्म हो चुकी है ना होगी, लेकिन अभी वो चल रही है, कंटिन्यू है, तो अपूर्ण वर्तमान, क्यों खत्म नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया की विशेषता जो बताएगा, और यह है ऑप्शन ए वाला, तेज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा कौन सी है? जयचंद जाति है, व्यक्ति है, भाव है या द्रव्य है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये जाति से है। अगला क्वेश्चन है गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो, और देने अर्थ में जो होती है ये संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति जो होती है, तो संप्रदान कारक यहाँ पर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम आपने बताना है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। अब सर्वनाम के भेद बताना है। तुम्हें क्या चाहिए, तो ये क्या वाला है? प्रश्न यहाँ पर किया जा रहा है, तो क्या है? प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण कौन सा? ये आधा लीटर गुण है, संख्या है, सर्वनामिक है या परिमाणवाचक है? और ये जो माना गया है तो ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। अगला क्वेश्चन है नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित। ये बूंद बूंद क्या है? विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम? और ये है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता है। नेक्स्ट है सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक? तो सुमित सो रहा है, और ये क्या है? ये एक अकर्मक क्रिया है, मतलब इसमें कर्म नहीं है। नेक्स्ट है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य होते हैं 3, कर्तृ, और भाव वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अव्यय के भेद होते हैं 3, 4, 5 या फिर 2, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट है निम्न वाक्य किस अव्यय को पूरा, ये निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन कोई नहीं पूछता, के बिना सात तक को कहाँ? ये जो स्थान जो है ये इसमें भरना आपने। तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का। निज होता है अपना, स्वयं, खुद। तो निजवाचक सर्वनाम ये बताना किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। और निजवाचक की अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, आप भला तो जग भला। आप का मतलब स्वयं, खुद, निज। नेक्स्ट है शिव का विशेषण क्या है? तो शिव का जो विशेषण होता है ये शैव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में पहुँच गया, ये जो पहुँच गया है ये किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है, संयुक्त है या पूर्वकालिक क्रिया है? और ये जो रहेगा ऑप्शन सी, तो ये क्या है? एक संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट इनमें से अपदान कारक की विभक्ति, तो विभक्ति चिन्ह है यहाँ पर, और यह ऑप्शन सी वाला।
कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, जुदाई अर्थ में या अलग होने में, आपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है, वाक्य, ध्वनि, पद या समास। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता रखता है मतलब वो पूरी लाइन बन जाती है, तो ये ऑप्शन सी वाला है, पद उसे कहा जाता है। नेक्स्ट अगर नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है। उसका सारा सौंदर्य उसकी में है, आंखों में, बालों में, हंसी में, मुखमंडल में। तो उसका सारा सौंदर्य उसकी किस में है, और किस में है, तो ये ऑप्शन सी वाला, हंसी में। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य कौन सा है। बड़ा, छोटा, छोटा, नीला, बड़ा, नीला, घर, आदमी या वस्त्र। तो बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष्य है, विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेष्य है, और इसमें है ऑप्शन डी, घर, आदमी, वस्त्र। नेक्स्ट है को, जो यहाँ पर एक आया है ये चिन्ह, ये किस कारक में लगता है, और ये लगता है कर्ता ने कर्म को, द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक में। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। Now we come to English language. Choose the most suitable one word for the given expression. One word substitution बताना है यहाँ पर। One who cannot pay one's debt, यानी एक पर्सन, एक व्यक्ति जो अपना डेप्ट, अपना कर्ज नहीं पे कर सकता। Injurious, insolvent, invincible, irrevocable। Injurious होता है हानिकारक, इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, इनविंसिबल होता है अजय जिसको अनकॉन्क्रेबल, और इरइवैक्यूएबल होता है जो स्थिर रहता है अटल। सो यहाँ पर जो इसका राइट मीनिंग है वो है इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया। नेक्स्ट है चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रॉम अमंग द फोर अल्टर आंसर और चॉइस। तो यहाँ पर 4 चॉइसेस गिवन है। थ्रो एंड थ्रो। थ्रो एंड थ्रो मीन्स होता है कि जो वर्क बिल्कुल कंप्लीटली हर पहलू से किया जाए या बारंबार। ऑप्शंस हैं कंप्लीटली, सेटल्ड, ग्लांस या रिपीटेडली। तो यहाँ पर जो इसका मीनिंग है वो है थ्रो एंड थ्रो मीन्स पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट है चूज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। स्टेशनरी। स्टेशनरी एक स्टेशनरी होती है जहाँ पर बुक्स वगैरह, पेन, पेंसिल ये सामान मिलता है। उसकी स्पेलिंग जो होती है उसमें यहाँ पर ई आता है, लेकिन ये है ए वाली, दिस इज स्टेशनरी। तो ये बनेगी बुक्स, फिक्स्ड, पैकर्स या मूविंग। ये इस स्टेशनरी का मीन्स है जो अपरिवर्तित रहेगा, स्थायी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका एंटोनिम बताना है यानी अपोजिट मीनिंग। तो इसका अपोजिट मीनिंग बनेगा स्थायी का मूविंग यानी चलने वाला, चलने, हिलने डुलने वाला। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मीन्स जिन शब्दों के हमें जो नियरेस्ट मीनिंग बताने होते हैं वो एक सिनोनिम ही हम उसे कह सकते हैं। वो सिनोनिम होते हैं जिससे समानार्थक शब्द होते हैं। विंडिक्टिव। विंडिक्टिव क्या होता है? जो प्रतिशोधी होता है, हिंसक स्वभाव वाला। तो इसके ऑप्शंस हैं रिवेंजफुल, बदला लेने वाला, ग्रीडी, लालची, क्रूल होता है जो बेरहम होता है, हार्मफुल, हानिकारक। सो जो इसका नियरेस्ट मीनिंग है वो है रिवेंजफुल। रिवेंजफुल मीन्स जो बदला लेने वाला होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर हमें एक सिंटेक्स फॉर्म गिवन है, हमें इसका सिंटेक्स स्ट्रक्चर बताना है कि ये किस फॉर्म में बना हुआ है। सो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट,
और या सेकंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि कई बार किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या नाउन। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक ग्रामर में से हैं कि अगर आपको ग्रामर का बेसिक्स आता है जैसे नाउन, एडवर्ब, वर्ब, तो हम इस सिंटैक्स को इजीली समझ सकते हैं। तो हम इसे देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है सब्जेक्ट जो सभी ऑप्शंस में है। नेक्स्ट है हिज वर्ड्स, ये सब्जेक्ट इंक्लूड होगा। फिल, दिस इज वर्ब, फिल, फिल्ड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। देम, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये बनेगा विद टेरर। विद टेरर मीन्स फिल किससे हुई थी वो फिल, टेरर मीन्स डर से। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। तो जो ये हमारा सिंटेक्स बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 3 में, यानी ये इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और इसका कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज सूटेबल प्रपोजिशन। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई एग्री डैश हिज प्रपोजल। ये जो एग्री वर्ड है ये एक फ्रेजल वर्ब्स में भी होता है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। विद, टू, फॉर या एट। आई एग्री टू, अगर ये आपको याद रहता है, आई एग्री टू हिज प्रपोजल, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है आई एम रियली सॉरी डैश योर लॉस। सो हम जब किसी चीज़ के लिए खेद करते हैं के लिए, कई बार अगर हम इसकी हिंदी बना के देखते हैं तो हमें एकदम से सेंस समझ में आनी शुरू होती है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। तो जो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए यानी 1। नेक्स्ट है द वॉकर्स फाइनली अराइव्ड एट देयर डेस्टिनेशन। They dash all day and they certainly needed a rest. They dash 30 miles. This question is very important because ये HTET 2016 में आया है। So इसको देख लेते हैं। The workers finally arrived at their destination. इसमें जो ये सेंटेंस है ये सेकंड फॉर्म है, इससे ही हमें टेंस का पता चलता है। तो दे डैश, तो अगली जो लाइन है उसमें क्या सेंस बन रही है। दे हैड बीन वॉकिंग, हैड वॉक्ड, वॉक्ड या हैव बीन वॉकिंग। सो यहाँ पर जो इसकी सेंस बन रही है सेकंड में, ये पास्ट में बन रही है। दे हैड बीन वॉकिंग, दे हैड बीन वॉकिंग ऑल द डे एंड दे सर्टेनली नीडेड ए रेस्ट। दे हैड वॉक्ड 30 माइल्स। सो यहाँ पर जो इसका राइट जो टेंस बनेगा वो बनेगी, वो बनेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है आई डू नॉट इंजॉय गोइंग टू द डेंटिस्ट। द वर्ड गोइंग इन द अबव सेंटेंस इज। इफ़ वी कंप्लीटली नो द सिंटैक्स ऑफ ए सेंटेंस, तो उसमें से अगर कोई भी वर्ड अगर पूछ लिया जाता है कि वो क्या है तो हम उसको इजीली बता सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, परफेक्ट पार्टिसिपल या जीरेंट। सो अगर हमें इनका पता है, क्योंकि जो जिस वर्ड के पीछे आईएनजी आता है वो जीरेंट फॉर्म में होता है, जो उसका वाक्यांश होता है। क्योंकि आई डोंट इंजॉइंग डैश टू द डेंटिस्ट, कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाने में कोई इंजॉय नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, तो ये इसकी एक जीरेंट फॉर्म होती है जो आईएनजी वाला वर्ड है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आई मस्ट फिनिश दिस। सो द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस इंडिकेट्स, ये क्या दिखाता है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 2016 HTET में आया हुआ है। तो ये आई मस्ट, मस्ट क्या यहाँ पर क्या दिखाता है। मस्ट दिखाता है एक ऑब्लिगेशन, एक सिचुएशन में कंपल्शन जो कंपल्सरी है।
मस्ट में यही सेंस बनती है। तो इसमें देख लेते हैं नेसेसिटी, डिटर्मिनेशन, विश और हैबिट। क्योंकि जो डिटर्मिनेशन है वो कंपल्शन, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, इसी से ही रिलेटेड है कि आई मस्ट फिनिश दिस, कि मुझे ये पूरा करना ही करना है, यानी निश्चय कर लिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन 2, डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है select the appropriate word from the 4 alternatives given below. I hope you must have dash. By now the failures are the stepping stones to success. अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि I hope you must have, कि मुझे आशा है कि तुम्हें जानकारी होगी, यानी you must have क्या dash by now that failures are the stepping stones to success, कि सफलता के रास्ते में जो जैसे स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, जैसे जो रोड़े आते हैं, जो असफलताएं आती हैं, वो अब तुम्हें क्या हो जाती है, जब हम सफल से असफल हो जाते हैं तो वो चीज़ हमें क्या होती है, वो हमें रियलाइज़ होती है। तो इसमें ऑप्शंस में क्या है, रियलाइज, नोन, फेल्ट या डिसाइडेड। क्योंकि जो चीज़ हम अपनी गलतियों से सीखते हैं वो हमारा रियलाइजेशन होता है। नोन, जब हम किसी चीज़ के बारे में जान रहे होते हैं। फेल्ट, जिसे हमें दुख सुख ये फीलिंग अनुभव होता है, दैट इज़ फेल्ट। और डिसाइडेड, जब हम कोई अपने मन में इच्छा शक्ति या निर्णय लेते हैं तो वो डिसाइडेड फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर जो ये इसकी कंप्लीट सेंस बनती है वो बनती है रियलाइज्ड। सो ऑप्शन 1 इज़ राइट हियर। चूज द करेक्ट एडवर्ब, यहाँ पर एडवर्ब चूज करना है। निर्मल इज डैश टुडे, बेस्ट, बेस्टली, एट हिज बेस्ट या मोर बेस्ट। अब कई बार हम LY को देख के ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये LY है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब एक क्रिया विशेषण होता है जो वाक्य को कंप्लीटली चेंज करता है उसके सेंस, कि ये वर्ब के साथ जुड़कर, एड वर्ब यानी क्रिया के साथ जुड़कर ये कार्य करता है सेंटेंस में। तो निर्मल इज डैश टुडे, तो निर्मल ने क्या किया आज, अपना सबसे अच्छा काम, ना कि बेस्टली। बेस्टली वर्ड नहीं होता है, ये रॉन्ग है। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन 3, यानी निर्मल इज एट हिज बेस्ट टुडे। नेक्स्ट है ही वॉज रादर बिजी, रादर इज एन। अब ये क्या है, ही वॉज रादर बिजी, रादर इज एन। अब इस सेंटेंस में जो रादर जो वर्ड गिवन है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ये जो क्वेश्चन है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, ये जो एडवर्ब के टॉपिक्स में से ऐसे ही पूछ लिया है। मींस अगर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पता है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं जैसे बैडली, अच्छा, बुरा, ग्लैडली। और एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री किसको दिखाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री दिखाता है जैसे कोई परिमाण, जैसे रादर, उससे अलग होना, पार्टली। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तो इससे टाइम सिचुएशन का पता चल रहा है कि टाइम मीन्स जैसे अर्ली, लेट, नाउ, अब। और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन क्या होती है, जब हम निश्चितता या किसी पक्के विश्वास के बारे में बात करते हैं, जैसे श्योरली, ट्रूली हो गया, सर्टेनली। तो यहाँ पर जो रादर जो वर्ड होगा वो किस में इंक्लूड होगा, वो इंक्लूड होगा एडवर्ब ऑफ मैनर्स में। तो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। दिस कोट इज डैश बिग फॉर मी। अब ये कहते हैं कि ये कोट मेरे बिग फॉर मी मीन्स मतलब मेरे जो साइज से बड़ा है, एनफ, टू या मच। तो यहाँ पर दिस कोट इज टू बिग, नॉट टू मीन्स भी, ज़्यादा। तो यहाँ इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है इट वॉज ट्रू दैट डैश द। अब
द पेट डॉग वुड नेवर स्लीप एनीवेयर वी वंस हैड एक्सेप्ट ऑन द सोफा। अब इस सेंटेंस में क्या पूछा गया है कि इट वॉज ट्रू दैट द पेट डॉग। यहाँ पर इसकी एक सेंस बनानी है जो ऑप्शंस में गिवन है कि ये जो जैसे सेंटेंस ये फ्रेजेस में गिवन है यहाँ पर, तो इसको एक कंप्लीट सेंस में सेंस वाला सेंटेंस बनाना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में किस में है, PQRS, तो इनमें ही देख लेते हैं कंपेयर करके। द पेट डॉग वुड नेवर स्लीप एनीवेयर वी वंस हैड एक्सेप्ट ऑन द सोफा। अब आप पहले दो P वाले ऑप्शन उठा लीजिए कि P वाला द पेट डॉग आएगा या R वाला वी वंस हैड। तो यहाँ पर जो इसकी सही सेंस बनेगी वो बनेगी P वाले ऑप्शन से, द पेट डॉग वी वंस हैड। अब ये अपने डॉगी के बारे में बात कर रहा है कि हमारे पास एक पेट डॉग था, वी वंस हैड। फिर उसके बाद वुड नेवर स्लीप एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन द सोफा, कि हमारे पास जो एक कुत्ता था वो सोफे को छोड़कर और किधर नहीं सोता था। तो यहाँ पर जो पूर्ण एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बन रहा है वो ऑप्शन 2 से बन रहा है। सो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। Now we come to math and reasoning portion. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 5 2 7 4 3 5। अब ये एक संख्या है यहाँ पर, इसमें 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। स्थानीय मान मीन्स जो संख्या है वो किस स्थान पर है, यानी स्थानीय से कि उसका प्लेस कहाँ पर है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद 10,000, इस तरह से संख्या बनती है। तो यहाँ पर जो 7 है वो 1000 की फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 को लिखेंगे हम 7000, क्योंकि हमें पता है कि ये 1000 के प्लेस पे हैं। और जो 3 है वो 35 यानी 30, ये 30 के प्लेस पे है। तो हमें क्या करना है, 7000 में से 30 माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 6970। नेक्स्ट है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, एक जैसे 99, और जब इसके अंक बढ़ते चले जाएंगे, ये 2 की जब 3 अंक लगा देंगे तो 3 की बन जाएगी, 4 अंक लगा देंगे 4, और 5 लगा देंगे तो 5। तो इसने क्या बोला है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, यानी इससे एक अक्षर जो पीछे, यानी कि 10,000 बनेंगे ना, 1 2 3, यानी जितने जो वर्ड बोले गए हैं 1 2 3 4 5 उतने ही 9 और उतने ही 0। तो इसका योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 4 99, यानी 1 0 जिसमें 99 4 होने चाहिए, क्योंकि 5 अंकों की बोला ना उसने पहले। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है 6.042 डिवाइडेड बाय 0.06। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो आपने इसको ऐसे लिख देना है 6.042 ओवर 0.06, क्योंकि ये डेसिमल का क्वेश्चन है तो इसमें आपको डेसिमल याद रखना है। तो डेसिमल मीन्स जब आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसका 1000 हो जाएगा, क्योंकि ये जो डेसिमल होता है वो 1 माना जाता है, और बाकी जो नंबर होते हैं वो 0 बनती हैं उसकी। तो ये हो जाएगी 1 लगा के तो 1 2 3 0, और इसकी हो जाएंगी 2, यानी ये 100 में इंक्लूड हो जाएगी। तो इट मीन्स अब ये क्या बन जाएगा 42/6
गुना में 100/1000। तो आप इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में करिए। अगर आपको ये डेसिमल में ही करना है तो इसको डेसिमल के हिसाब से कट करिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 100.7। नेक्स्ट है 42.5 मीटर लंबी छड़ में से 85 सेंटीमीटर लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे। अब 1 मीटर, अब इसने बोला है 42.5 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो ये बेसिक्स है, ये हमें पता होना चाहिए। और फिर उसने क्या पूछा है कि 42.5 मीटर लंबी छड़ में से 85 सेंटीमीटर। तो जब हम इसका 85 सेंटीमीटर बनाएंगे तो हमें ऑलरेडी पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो 42.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर बनेंगे, गुणा में 100/85। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे जो इसके पीसेस आएंगे वो आएंगे 50 यानी 50। नेक्स्ट है रमेश के अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत में प्राप्त अंक 53, 47 और 74 है। उसके औसत कितने हैं? तो हमें क्या करना है, तीनों अंकों का जोड़ कर देना है, 47 + 74 और टोटल कितने, इनके जो टोटल जो संख्या बनती है वो 3। तो इसको और ये कितने आ जाएंगे, इसका एडिशन आ जाएगा 174/3 यानी 58, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है श्रेणी 1, 4, 9, 16, 25 में 8वां पद क्या होगा। तो ये श्रेणी का क्वेश्चन है। तो इसमें जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है ये स्क्वायर की श्रेणी है। तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36। तो ये इस तरह ही बनेगी। तो आप इसको काउंट करते चलिए, 1 2 3 4 5, 6 पे 36 आ जाएगा, 7 पे 49 और 8 पे 64 यानी 8 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 64 यानी 64, ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 5 बच्चे एक पंक्ति में कितनी प्रकार से खड़े किए जा सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो विजुअलाइजेशन पे डिपेंड होते हैं। यानी ये इन क्वेश्चंस को हम विजुअली कर सकते हैं कि अगर 5 बच्चे सपोज खड़े हैं तो हम उन्हें कितने टाइप से खड़ा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक भी होती है। अगर आप विजुअलाइजेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं तो इसकी ये ट्रिक होती है 5 = 5, क्योंकि इसने 5 बच्चे बोला है ना, तो 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस 120। तो कितने प्रकार से खड़े किए जा सकते हैं, 120 तरह से। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चली जा रही है, यानी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर। तो उसकी चाल कितने मीटर सेकंड होगी। तो यहाँ क्या करना है, गाड़ी जा रही है किलोमीटर की रेंज में, तो उसने आंसर पूछा है मीटर प्रति सेकंड की रेंज में। तो हमें क्या करना है, जो इसका है मीटर प्रति सेकंड बनाना है। तो 90 × 5/18, तो ये बन जाएगी 25 मीटर पर सेकंड यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 2 नल ए और बी खाली टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 12, 16, 18 या 25 मिनट। अब इसमें क्या करना है, पहले तो दोनों नल का आप काम देख लीजिए कि इसने इकट्ठा बोला ना, यानी 1/20 + 1/30 यानी 5/60 यानी 1/12, यानी इनका जो इकट्ठा जो काम है वो 12 मिनट है। तो यदि इनको दोनों को इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, 12 मिनट में, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 50 का 807, यानी का मतलब होता है यहाँ पर गुना, यानी 50 × 860/100 + 860 × 50/100,
और इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो आ जाएगा 860। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है, अभी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं तो ये देख लेते हैं, जो अन्य तीनों से भिन्न है, गोभी, आलू, गाजर या प्याज। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है, तो इसको देख लेते हैं। गोभी, आलू, गाजर और प्याज। और तो इसमें क्या है, गोभी को छोड़कर सारे जो ये सब्जी हैं वो ज़मीन के अंदर उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, डी बी का भाई है और एम बी का भाई है। तो जो मेल पर्सन होते हैं उनको हम स्क्वायर में डिनोट कर लेते हैं। डी किसका भाई है, क्योंकि यहाँ पर हमें डी के सेक्स का पता है। डी किसका भाई है, बी का, तो ये सेम रेंज में आएंगे। एम बी का भाई है, तो एम बी यहाँ पर जेंट्स हैं, तो एम किसका भाई बना, ये भी इसी की रेंज में आएगा। तो के एम का पिता है, तो यानी यहाँ पर हमें पता चल गया है कि के जो है वो एम का पिता है, तो मीन्स ये मेल पर्सन है। टी एम की पत्नी है और एम की जो पत्नी है मीन्स जो फीमेल है उसको हम सर्कल में डिनोट कर लेते हैं। तो बी का टी से क्या संबंध है, अब यहाँ पर हमें पता है कि जो टी है वो फीमेल है, ठीक है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है एम और टी। तो हमें बी का टी से संबंध बताना है। पुत्र, पुत्री, पुत्र या पुत्री इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भाई हैं और ये दोनों पति पत्नी हैं, तो इनमें से ये इसका या तो बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है, क्योंकि हमें इसका जो सेक्स है वो ज्ञात नहीं है। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 2, पुत्र या पुत्री। ये या तो इसका पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप इजोटाई के फॉर्मूले से बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने इजोटाई लिखा तो आप अगर आपने रिवर्स याद है तो आप रिवर्स में मेमोराइज भी इस पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो इजोटाई से भी आप इसको इजीली लिख सकते हैं। तो इसने बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी जेड से सीधा, यानी जेड को हम 1 मान लें, वाई को 2, इस तरह से, तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप यहाँ पर फटाफट से अल्फ़ाबेट लिख लीजिए। तो हमारा दाईं ओर से जो 10वां अक्षर बनेगा, क्योंकि हमें ध्यान है ऊपर से जो 40 नंबर पे आता है जो एम आता है, नीचे से ऊपर से आता है 40 नंबर पे एन, नीचे से एम, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो टोटल 26 होते हैं। तो उसी बेस पे दाएं से जो 10वां अक्षर बनेगा वो बनेगा जे के एल एम, क्योंकि यहाँ पर जो 10वां बनेगा वो बनेगा जे। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। POMJF। अब ये देख लीजिए कि ये किस फॉर्म में है, ये रिवर्स में चल रहा है। OP यानी OP इन्होंने PO दे रखा है, तो मीन्स ये रिवर्स में है, ये -1 चल रहा है यहाँ पर। फिर आता है O के बाद OPMNO, फिर यहाँ पर MN, यहाँ पर -2, तो ये -1 -2 इस तरह की फॉर्म चल रही है। जे से M का डिफरेंस देख लीजिए, JKLM, तो यहाँ पर कितने वर्ड्स हो गए, यहाँ पर हो गया 3 का अंतर, -4 का अंतर, और हमें -5 का अंतर देखना है कि F से जो वर्ड 5 वर्ड दूर हैं, तो हमें पता है कि A B C D E और F 1 2 3 4 5
तो 1 2 3 4 5, यस, F से जो 5 वर्ड दूर है वो बनेगा A, और A से जो 5 वर्ड दूर है वो बनेगा F। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 यानी A। नेक्स्ट है भिन्न संख्या को चुनिए। हमें यहाँ पर इससे अलग संख्या चुननी है। 123, 456, 789 या 876। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं या तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद प्लस या माइनस की फॉर्म होती है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स ये एक सीरीज दे रखी है नंबर की, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखिए, इट इज़ नॉट एक कंप्लीट संख्या नहीं है, ये एक नंबर दे रखे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, और ये इनमें अलग दे रखी है संख्या। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 यानी 876। नेक्स्ट है निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ये मैट्रिक्स क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। 6 4 6 9, तो यहाँ पर ये किस तरह से आया है। जो बॉक्सेस में जो संख्या है वो यहाँ पर ये वाला पोर्शन इसने क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसमें देख लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई में है। ये देख लेते हैं 4 9 36 डिवाइडेड बाय 6, तो ये बना 6। अब ये बना 24, तो ये 72 डिवाइडेड बाय 9 72। ये ऐसे चल रही है 15 छिके। तीसरा जो बॉक्स इसमें गिवन है वो देख लेते हैं। 15 छिके 90 और डिवाइडेड 90 को अगर 9 से हम डिवाइड करते हैं तो 10 आता है। तो 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1, यानी इसका आंसर जो है वो 10 है, यहाँ पर 10 आएगा। नेक्स्ट है कौन वैसा ही है जैसे शेर, बाघ और चीता, यानी जो ये कैट फैमिली है इसमें कौन आता है, गाय, हाथी, तेंदुआ या बैल। तो इनकी जो फैमिली से रिलेटेड होता है वो होता है तेंदुआ, क्योंकि ये सारे ही मांसाहारी जानवर हैं, बाकी ये तीनों शाकाहारी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा। जैसे मोटर कार के लिए गैरेज, मोटर कार कहाँ ठीक होती है, कैरेज, सॉरी दिस इज गैरेज। हवाई जहाज, हवाई जहाज के लिए क्या होता है, हवाई जहाज के लिए होता है हैंगर, विमानशाला, हवाई मैदान, रनवे या हवाई अड्डा। जो हैंगर होती है विमानशाला, वहाँ पर हवाई जहाज रखे जाते हैं। हवाई मैदान एक खुला ग्राउंड, रनवे जहाँ पर जो जहाज होते हैं टेक ऑफ होते हैं, हवाई अड्डा यानी जो एयरपोर्ट होता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 1 यानी हैंगर, विमानशाला। नेक्स्ट है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनिल का क्रमांक 25वां है, तो अंत से उसका क्रमांक कितना है। अगर हमारे पास टोटल गिवन है तो ये इजीली हो सकता है, क्योंकि टोटल में से हमें क्या करना है, जो उसका क्रमांक गिवन है वो माइनस कर देना है और एक प्लेस उसमें ऐड कर देना है, क्योंकि एक जो पर्सन है वो 2 स्थानों पर नहीं बैठ सकता है, इसलिए हमें उसका एक स्थान माइनस करना होता है और एक ऐड करना होता है। तो ये बनेगा 26वां यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार या बुधवार।
तो जैसे किसी भी जो सेंचुरी है उसका जो अंतिम दिन मोस्टली सबसे ज़्यादा या तो बुधवार हो सकता है या शुक्रवार या रविवार हो सकता है। ये तीनों नहीं होते हैं इसके, क्योंकि सेंचुरी जो होती है वो 100 ईयर्स की होती है और मोस्टली जो इसका जो अंतिम दिन हो सकता है, क्योंकि बी में है ना ये माना जाता है, वो या तो फ्राइडे होता है या वेडनेसडे होता है और या फिर संडे हो सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है, बुधवार। तो अब हम यहाँ पर हरियाणा जी के जो है इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बंसीलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं, या फिर चौधरी देवीलाल। तो हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जो यहाँ पर जाने जाते हैं और इसमें जो हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1। तो ये जो चौधरी बंसीलाल जो है इन्हें हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुरुक्षेत्र में स्थित जो बिरला मंदिर है ये किस सरोवर के पास में है? तो किसके पास में पड़ता है और वही आपने यहाँ पर इसमें बताना है। नरकातारी, ज्योतिसर, ब्रह्म सरोवर या बाणगंगा। तो बिरला मंदिर जो है इसका संबंध है ऑप्शन 3 में, ब्रह्म सरोवर जो है उसी के पास ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर KMP का जो पूर्ण रूप है क्या है? कुरुक्षेत्र, मानेसर, पानीपत, कुंडली, मानेसर, पलवल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पानीपत या कुंडली, मानेसर, पटौदी। तो K, M और P इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है कुंडली, मानेसर और पलवल से लिया गया है। और क्वेश्चन आएगा, हरियाणा का राजकीय वृक्ष इनमें कौन सा है? अमरूद, आम, शीशम या पीपल। ये भी पहले स्टेट के एग्जाम में आ चुका है। तो राजकीय वृक्ष जो है ये ऑप्शन 4 वाला है, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, पंडित जसराज ये किस विधा के लिए जाने जाते हैं? शास्त्रीय संगीत, कविता, लोकगीत या लोक नृत्य के लिए। तो पंडित जसराज और इनका जो संबंध है ये शास्त्रीय संगीत के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? सिरसा, नुह, पलवल या रेवाड़ी में। तो जहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है और ये है नुह अर्थात मेवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गीता फोगाट ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था? रियो ओलंपिक 2016, 8, 12 या इनमें से कोई से में भी नहीं, और यह है ऑप्शन 3, लंदन ओलंपिक 2012 में। अलग क्वेश्चन है हमारे पर, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो क से करनाल और क से कर्ण, तो ऑप्शन 1। हेलो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, महाभारत काल में हरियाणा को इनमें से जाना जाता था? हरिदान्यक, बहुधान्यक, हरित प्रदेश या हरित देश। तो महाभारत काल में जाना जाता था और ये है ऑप्शन 2, बहुधान्यक प्रदेश। हेलो क्वेश्चन है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1975, 66, 76 या 1972 में। तो आकाशवाणी रोहतक की जो स्थापना मानी गई है ये 8 मई 1976 को मानी गई है। और अब जो हमें यहाँ पर विशेष हरियाणा जॉब से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको जो हम यहाँ पर अब करने वाले हैं, जिसमें आपके हरियाणा की वास्तुकला एवं ऐतिहासिक स्थल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह हम करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि ये जो रानिया जो है जो सिरसा जिले में स्थित है वहाँ 14वीं शताब्दी में मिट्टी का किला बनाया गया था। राय बीरू, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी या फतेह खां के द्वारा, और ये बनाया गया था राय बीरू के द्वारा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, रानिया का ऐतिहासिक नाम क्या था? रामपुरा, राजापुर, राजियाना या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो रानिया का जो ऐतिहासिक नाम है ये ऑप्शन बी वाला है, राजापुर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सुमेलित करना है और सुमेलित करने में आप देख लेते हैं तो यहाँ पर सुमेलित करने में माना गया है ऑप्शन सी को, 1, 3, 2 और 4। तो इसको मिलान करके अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4। तो गंगामा इसका संबंध है सिरसा से। उसके बाद हुमायूं खेड़ा और
ये इस प्रकार से है 1 3 2 और 4, 1 2 3 4। एक मिनट, ऑप्शन सी 1 3 2 4, 1 3 2 और 4। तो गंगामा पानीपत, हुमायूं खेड़ा सिरसा और अकबरपुर इसका संबंध 2 और सीसवाल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रामायण काल में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को जब तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए ले गए थे तो उन्होंने हरियाणा किस जिले के सुंदर वातावरण को देखकर आगे जाने से मना कर दिया था? जयंतपुरी, जींद, शरणावत, कुरुक्षेत्र, रोहितास, रोहतक या सोनप्रस्थ सोनीपत। और यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला रहेगा, सोनप्रस्थ सोनीपत को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शीश महल ये कहाँ पर है? गुरुग्राम, पानीपत, करनाल या कुरुक्षेत्र में। तो शीश महल कहाँ पर है? और ये गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर राजा नाहर सिंह से है और ये हाल ही का जो CET का एग्जाम था इसमें भी एक राजा नाहर सिंह से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजा नाहर सिंह का किला ये कहाँ पर है? भिवानी, करनाल, बल्लभगढ़ या रोहतक में। और ये कहाँ पर है? तो ये बल्लभगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर निम्न में से किसका निर्माण शाह कुली खां के द्वारा कराया गया था? नारनौल के जल महल का, बुढ़िया के रंग महल, गुजरी महल या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये शाह कुली खां जो है इनके द्वारा निर्माण कराया गया था और ये है नारनौल का जल महल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रानिया कस्बा ये किन के द्वारा बसाया गया था? राजा, रायबीरू, रानिया या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो रानिया कस्बा जो बसाया गया था और ये था रायबीरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे यहाँ पर सूफी संत है शेख चिल्ली, इनका मकबरा कहाँ पर है? पानीपत, गोहाना, फतेहाबाद या फिर थानेसर में। तो ये सूफी संत है शेख चिल्ली और इनका जो संबंध है ये ऑप्शन डी में रहेगा, थानेसर जो है वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है कौस मीनार ये किन के द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहाँ या वीर जो तेपहिन के द्वारा। तो कौस मीनार और इसका जो संबंध है ये शेरशाह सूरी जो है इनसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वरों के उल्लेख मिले हैं? शोध, अग्रोहा, रोहतक या मितातल से। तो ये संगीत के साथ स्वर का उल्लेख और ये हुआ है अग्रोहा से। नेक्स्ट है शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनीपत के फिजलपुर से, पानीपत, कुरुक्षेत्र या हिसार से। और ये जो मिले हैं ये सोनीपत फिजलपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध स्मारक है किशोरी महल ये कहाँ पर है? पानीपत, गुरुग्राम, होडल या करनाल में। तो ये प्रसिद्ध स्मारक है किशोरी महल और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी में रहेगा, होडल स्थान पर। अगला क्वेश्चन है हांसी में आसीगढ़ का किला ये कब बनाया गया था? 3री शताब्दी, 12वीं, 15वीं, 18वीं शताब्दी में। तो हांसी में आसीगढ़ का किला और ये बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हरियाणा के किस नगर को बावड़ी और तालाबों का नगर भी कहा जाता है? कैथल, सोहना, यमुनानगर या नारनौल को। तो बावड़ी और तालाबों का नगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहा जाता है नारनौल को। नेक्स्ट रहेगा इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? होडल, रेवाड़ी, नारनौल या कैथल में। तो इब्राहिम खान का मकबरा और ये है नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर नारायणगढ़ नामक कस्बा किन के द्वारा बसाया गया था? राजा बीरबल, राजा लक्ष्मी नारायण, हुकुम सिंह या फिर राजा अकबर के द्वारा। तो नारायणगढ़ नामक कस्बा और ये जो बसाया गया था तो ये थे राजा लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस शहर में स्थित मकबरा हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। थानेसर, नारनौल, फरीदाबाद या रोहतक को। तो हरियाणा का ताजमहल और ये है ऑप्शन ए थानेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जल महल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, बल्लभगढ़ या नारनौल में। तो जल महल कहाँ पर है? और ये नारनौल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर के राजा सूरजमल ने किसका निर्माण कराया था? पलवल के तालाब, फरीदाबाद में ख्वाजा की सराय, होडल की सराय या कुंजपुरे का किला। तो ये भरतपुर के राजा है राजा सूरजमल और इनके द्वारा जो निर्माण कराया गया था ये था होडल की सराय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 12 खंबे छतरी, 12 खंबा छतरी है और ये कहाँ पर है? रेवाड़ी, कैथल, करनाल या होडल में।
तो बाराखंबा जो छतरी है इसका संबंध है होडल जो स्थान है वहाँ पर। नेक्स्ट आएगा कोस मीनार और शेरशाह सूरी अकबर शाहजहाँ वीर दयाजी, तो इसका जो संबंध है ये शेरशाह सूरी जो है इनसे है। और ये कोस मीनार जो है अतिथि गृह है, आप प्राचीन समय का कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नर नारायण गुफा कैथल कुरुक्षेत्र यमुनानगर या जींद में। तो नर नारायण गुफा कहाँ पर है और ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कन्नौज का किला किस नगर में है? महेंद्रगढ़, नारनौल, हंस या थानेसर में। और ये कहाँ पर है तो ये महेंद्रगढ़ में है। और एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो ये कन्नौज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर गोजरी महल हरियाणा के किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नारनौल, रेवाड़ी, हिसार या हांसी में। और ये कहाँ पर है तो ये हिसार में है। और स्टील सिटी भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है गोजरी महल। और ये पशु अनुसंधान केंद्र, तो ये भी जो आपके हिसार में है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भेड़ प्रजनन केंद्र, ये सभी जो आपके हिसार में है। नेक्स्ट है सोहना का किला, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल या भिवानी में। तो सोहना का किला कहाँ पर है और ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हरियाणा के कितने स्मारकों को संरक्षित किया गया है? 21, 22, 23 या 24 को। और ये किया गया है 23 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? फतेहाबाद, पलवल, हिसार या महेंद्रगढ़ में। तो 40 हाफिज का मकबरा और यह है हिसार में। नेक्स्ट है यहाँ पर महम किला हरियाणा के किस जिले में है? रोहतक, कैथल, हिसार या जींद में। तो महम का किला और ये कहाँ पर है तो ये रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कर्ण का किला कहाँ पर है? भिवानी, थानेसर, सोनीपत या कोई सा भी नहीं। तो कर्ण का किला और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में है, थानेसर में। नेक्स्ट है किस जिले में गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का गुंबद है? या इनका मकबरा आप कह सकते हैं, क्योंकि वहीं पर उसी स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। अम्बाला, करनाल, कैथल या फतेहाबाद। और यह है कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर डीगल का शिवालय कहाँ पर है? रोहतक, गुरुग्राम, पुंडरीक या करनाल में। तो यह है ऑप्शन ए, रोहतक में। अब जब हम यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल जो है से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका अब हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो अति प्राचीन नगर नहीं है रोहतक, पंचकुला, सोनीपत या अग्रोहा। और यह है ऑप्शन बी वाला पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन तक रुके थे, तो वो पवित्र स्थान कौन सा है जहाँ पर ये 13 दिन रुके थे? मंजी साहिब, रोहतक, गुरुद्वारा लखन माजरा, गुरुद्वारा रोहतक या गुरुद्वारा महम। तो गुरु तेग बहादुर और ये रुके थे गुरुद्वारा लखन माजरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यमुनानगर में मुगलावाली किस नदी की खोज की गई थी? मुगलावाली स्थान पर घग्गर, यमुना, सरस्वती या मरकंडा। और ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, सरस्वती नदी। नेक्स्ट है सलारगंज गेट, ये कहाँ पर है? रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत या अम्बाला में। तो सलारगंज गेट और ये है पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बीरबल का छत्ता, ये कहाँ पर है? हिसार, नारनौल, रोहतक या जींद में। तो बीरबल का छत्ता और यह है नारनौल में। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? महाभारत के युद्ध का स्थल है और जो गीता का जन्म स्थान है। और यहाँ पर 360 धार्मिक तीर्थ और ऐतिहासिक स्थल है। केवल 1, 2 और 1 और 2 दोनों या यही सभी। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला 1 और 2। तो यहाँ पर ये 1 और 2 ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर बीरबल का रंग महल कहाँ पर है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर या करनाल में। और ये कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर में है और बूढ़िया जो स्थान है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है शेख तैयब का गुंबद कहाँ पर है? करनाल, कैथल, पानीपत या जींद में। और ये है कैथल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ऐतिहासिक नगर है रानिया, ये किस जिले में? हिसार, पंचकुला, भिवानी या सिरसा में? तो ये नगर है रानिया और ये है सिरसा में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर स्टैट की परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।